हाय हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज जया सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे और नन्हे मुन्ने से सेशन में। चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे कैसे एमसीक्यू हमें एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड डी कंपनी। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आंसर दिया हुआ है, तो प्लीज आंसर को ना देखते हुए अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। जैसे कि आपको बताया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है, अलग होता है। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो सोल प्रोप्राइटर में आप जानते हो कि सिर्फ ओनली वन इंडिविजुअल क्या करता है, बिजनेस को ओन करता है। ठीक है, यही क्या करेगा, बिजनेस में पैसा लेके आएगा। भाई अब ये पैसा लेके आएगा तो क्या कहेगा कि अपन पैसा लेके आया है, तो अपन क्या करेगा, अपन ही बिजनेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर में तो पैसा भी वही लाएगा, ओनर भी वही है, कंट्रोल भी वही करेगा, मैनेज भी वही करेगा। तो ये तो आपका नहीं होने वाला। ठीक है, पार्टनरशिप में आप जानते हो, ठीक है, कि एजेंट होते हैं। ठीक है, वही पैसा लाते हैं, वही मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं, तो ऑफ कोर्स पार्टनरशिप भी नहीं होगा। एंड एचयूएफ भी आप जानते हो कि कर्ता जो होता है, कर्ता के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओन मैनेज कंट्रोल करते हैं। लेकिन कंपनी, बच्चा हमारे पास कंपनी, तो बच्चा हमारा एक्यूरेट आंसर जो होगा वो होगा कंपनी। ठीक है, लेकिन कंपनी कैसे? तो मैं अगर आपको एक डिटेल चीज़ें बताऊं, तो यहाँ पे कंपनी कैसे होगी, किस तरीके से उसकी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग है। तो सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास है शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये कौन है हमारे शेयर होल्डर्स। ये कहते हैं वी आर अ शेयर होल्डर्स, हम शेयर होल्डर्स हैं, हम मालिक हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कंपनी के क्या करेंगे, हम कंपनी के ओनर हैं, हम कंपनी का डिसीजन लेंगे। ठीक है, मैनेज करेंगे। ठीक, अब ये फुल खुश हैं। ठीक है, अब ये जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो इनके सामने आ जाते हैं कुछ इस तरीके से भारी भारी पर्सन। ठीक है, और ये कहते हैं कहाँ जा रहे हो भाई, तुम नहीं कर सकते कंट्रोल या मैनेज। ठीक है, क्योंकि आप क्या हो, आप शेयर होल्डर हो, आप सिर्फ ओनर हो, आप पैसा लगाओगे। हम क्या हैं, हम हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब वी आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और हमें ही पूरी राइट है कि हम क्या कर सकते हैं, ओन और कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ना शेयर होल्डर्स, आपके पास ज्ञान थोड़ा कम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ओनर हो, आप सिर्फ पैसा लगा सकते हो, लेकिन डिसीजन लेने का काम, मैनेज करने का काम किसका है, बीओडी का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ओके, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। क्लियर सबको? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम अ कर्ता हैज, जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम में कर्ता क्या करता है, कर्ता की क्या लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं, अनलिमिटेड होती है। हाँ, कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा है क्लास 11th के चैप्टर में, तो बिल्कुल कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। लो आप जीत गए, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन हमें पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है? तो बेसिकली वन मैन वन वोट। ठीक है, मतलब एक आदमी होगा, ये कौन है, सपोज दैट ये है हमारा मिंटू। ठीक है, ये है मिंटू, ये एक आदमी है और इसका एक ही वोट होगा और ये वन वोट देगा। ठीक है, वन
मैन मिनी वोट, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। बोथ ए एंड बी, ना ना ना, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया वन मैन वन वोट। ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय। अब आप बताओ, हमने सॉरी, आप ना पहले क्वेश्चन पढ़ लो एंड ऑप्शन देख लो, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन इलेक्ट करता है? गवर्नमेंट करता है, शेयर होल्डर करता है, एम्प्लॉयज करता है, नन ऑफ दी अबव करता है, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। आप बताओ। चलिए, तो आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के आया कि शेयर होल्डर्स जो होता है ना, वो सिर्फ पैसा लगाता है, ठीक है, सिर्फ पैसा लगाता है और उसको मैनेज करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इतना ही काम है, पैसा लगाना। नहीं नहीं नहीं, पैसा लगा रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। पैसा लगा रहे हैं तो अब उनको थोड़ी तो राइट देनी पड़ेगी ना। तो ये कहा जाता है, ठीक है शेयर होल्डर रो मत, तुम लोग क्या करो, रो मत, तुम लोग क्या करो, तुम लोग ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने का काम कौन करेगा? तुम लोग करोगे। ये जो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए थे एकदम से, ठीक है, फुल्ली स्माइल लेके कि हम मैनेज करेंगे, हम मैनेज करेंगे, तो आप लोग चुनोगे इसको, ठीक है। समझ में आ गई दूसरी कहानी में कि बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन करता है? हमारे शेयर होल्डर्स। ओके, क्लियर। आगे चलो, आगे है, इन अ पार्टनरशिप form of organizations carrying on a banking business, the maximum number of partners allowed are। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ गया मैम, हम तो एकदम चुटकियों में कर लेते हैं। पता है भाई, आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, एकदम ब्रिलियंट इंसान, ठीक है। चलो जल्दी से जवाब दे दो। ऑप्शन ए है 10, बी है 15, सी है 20 एंड डी नन ऑफ द दीज, ठीक। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए पार्टनरशिप ना जो है बैंकिंग बिजनेस में कितने मेंबर रखता है? तो जैसे कि आपको पता है, ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते चल रहे हैं हम सब कुछ, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर है और इसको सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है, क्लियर। लेकिन पार्टनरशिप में जो मेंबर है, कौन है मेंबर? तो आपको पता है मिनिमम और मैक्सिमम दो होते हैं, ठीक है, एवरीवन क्लियर। मिनिमम जो होते हैं 2, मैक्सिमम जो होते हैं 50। लेकिन मैम मिनिमम 2 को ना डिफाइन किया गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, कि पार्टनर सिर्फ एक्ट 1932 के अंदर। लेकिन इसी के साथ जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट के द्वारा, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। और जो इसके बैंकिंग में होते हैं, ठीक है, तो बैंकिंग में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो है वो 2 है और मैक्सिमम जो है वो क्या है, 10 है, ठीक है। एवरीवन क्लियर, ठीक है। ये सारी सारी हमारी क्या है, एक चार्ट हो गई। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जी 10, ठीक है, क्लियर। आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, ठीक है। आपको सबको पता है मुझे, आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट इंसान हो, ठीक है, बच्चे हो, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फॉर अ पार्टनरशिप फर्म comprising of a professional who are governed by a separate act, the maximum number of a partner। क्या मैम ये इजी क्वेश्चन लेके आ गई हैं आप? हमें तो सब आता है ना, अभी तो बताया कितने होते हैं मैक्सिमम, 50। वेरी गुड। चलो आगे, एज पर अ कंपनीज एक्ट 2013, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एज पर अ कंपनीज एक्ट 2013 नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास एम्प्लॉय हु आर अ मेंबर ऑल्सो कैन नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास 100, बी है 200, सी है 50, डी है 150। ठीक है, अब बताओ। तो जैसे कि आप जानते हो कि प्राइवेट कंपनी, ठीक है, हमारी प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, मेंबर की बात करें तो वही सेम मैम, मिनिमम और मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो मिनिमम हमारे पास हो जाएंगे 2, ठीक, और मैक्सिमम हमारे पास हो जाएंगे 200। यही बात थी, ठीक है। और यही बात यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी में कितने हैं, एक्सक्लूडिंग मतलब प्रेजेंट और पास्ट को क्या करके हटा के आप बताओ कितने हैं। तो भाई हम कहेंगे 200 है। हमारे बच्चे बहुत समझदार है, हमारे बच्चे ने पहले ही टिक कर दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता है और ये क्या कहता है? ये कहता है प्रॉफिट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर, दिस इज अ डिस्टिंक्ट फीचर। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डी कोऑपरेटिव। यहाँ पे स्टॉक होगा, डोंट माइंड। ओके, चलिए, इस क्वेश्चन का मतलब तो आप सभी को पता हो गया होगा और आंसर तो आप लोगों ने पहले ही दे दिया होगा, ठीक है, क्योंकि आई नो आप लोग बहुत समझदार हो। ठीक है, तो क्या लिखा है कि प्रॉफिट जो है वो क्या है, किस में रिक्वायर नहीं होता शेयर करने में। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या हम प्रॉफिट रिक्वायर करते हैं? अरे मान लो ये हमारे पास चिंटू है, ठीक है, चिंटू ने कहा क्या बात करते हो, पैसा मैं लेके आऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, प्रॉफिट किसी और को क्यों दो भाई, सारी प्रॉफिट कहाँ जाएगी, मेरे इस जेब में जाएगी। कहाँ जाएगी? मेरे इस जेब में जाएगी। ठीक है, तो पहले ही आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करते हैं, बिल्कुल मैम करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी बिल्कुल करते हैं, कॉर्पोरेटशिप बिल्कुल होगा, किस में नहीं होगा? सोल प्रोप्राइटर। तो योर करेक्ट आंसर इज सोल प्रोप्राइटर, ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट लिखा है द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ अ पार्ट्स, इट सच पार्ट इज कॉल्ड। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। शेयर, डिबेंचर, स्टॉक, नन ऑफ द दीज। हमारे बच्चों ने पहले ही क्या बोल दिया, मैम क्या ही क्वेश्चन लेके आई हैं आप, शेयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली रिफर्ड टू एस। ठीक है, क्या कह रहा है कि बताइए हमको कि जॉइंट हिंदू फैमिली के हेड कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं क्या? कैसी बात करती हैं आप, बिल्कुल नहीं। कर्ता, बिल्कुल सही। प्रमुख, ऐसा कुछ है था क्या? बिल्कुल नहीं था। सीईओ, बिल्कुल नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक है, चलिए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द मेंबर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली refers to as ऑप्शन ए को पार्टनर, बी नन ऑफ दीज, सी शेयर होल्डर, डी पार्टनर्स। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। लिखा हुआ है कि ये बताइए जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कौन होता है? नॉन ऑफ दीज तो कुछ नहीं होता है, शेयर होल्डर बिल्कुल नहीं, पार्टनर्स बिल्कुल नहीं कहते। हमारे मेंबर्स को क्या कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में? को पार्टनर। ठीक है, सबको पता है कि ये हमारा कौन है? करता है। ठीक है, फैमिली का हेड मेंबर क्या कहलाएगा? हेड मेंबर कहलाएगा हमारे पास कर्ता। कौन कहलाएगा? कर्ता। ठीक, और इसके बियॉन्ड जो भी होंगे हमारे मेंबर, वो कौन कहलाएंगे? वो कहलाएंगे को पार्टनर्स। ओके, क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म to provide member residential accommodation at a reasonable rate, this business organization is an examples। ठीक है, ऑप्शन ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सी हाउसिंग एंड देन डी नन ऑफ दीज। जैसे कि आप समझ रहे हो कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, हाउसिंग। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इजी है, हमारे बच्चे वैसे भी बहुत चालाक हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। तो चलिए
एक काम करते हैं ना मैम, आप ना हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसका मतलब भी बता दीजिए, ठीक है? वैसे तो हमने कर लिया लेकिन आप बता दीजिए, ठीक है? तो आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कह रहा है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। मान के चलो ना बच्चा जी, ये क्या है, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? अब इसने कोई गुड्स बनाई, क्या बनाई, गुड्स बनाई, और ये गुड्स थी हमारे पास सपोज कितनी की, 10 रुपीज़ की, ठीक है? अब ये गुड्स मैन्युफैक्चर से होके हमारे पास कहाँ गया, होल सेलर के पास गया, मान के चलते हैं, ठीक है? होल सेलर, ठीक है? इसमें हमारे रिटेलर, ठीक है, सब आ गए, ठीक है? जिसको हम मिडिल मैन कह सकते हैं, ठीक है? क्या कह सकते हैं, मिडिल मैन। मिडिल मैन के पास गया और वही जो 10 रुपीज़ की जो थी, ठीक है, गुड्स जो 10 रुपए की थी, अब उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर दिया, 5 रुपए अपना कुछ कॉस्ट, ठीक है? तो ये बन गया 15 रुपए। और यही 15 रुपए किसको बेच देंगे, हमारे जैसे भोले भाले, देखो बेचारा कितना भोला है, ठीक है, भोले भाले कस्टमर को, ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कस्टमर, ठीक है, उसको क्या कर दिया इसने, सेल कर दिया, ठीक, 15 रुपए, ठीक है, 15 रुपए का। अब बताइए, अब कंज्यूमर बेचारा कहता नहीं हमको तो बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है, हम तो डील ऐसा नहीं करेंगे, हमको ना आप क्या करो, आप हमको 10 में ही ला के दो, अगर सस्ता मिलता है तो हमको 10 रुपए का ही चाहिए, जिद्दी बच्चे होते हैं ना वैसा वाला चीज, ठीक है? तो कहा ठीक है, हम ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, कौन सी, कंज्यूमर वाली, ठीक है? कौन सा बनाएंगे, कंज्यूमर वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, जिसमें हम कंज्यूमर को सस्ते में खरीद के रिजनेबल प्राइस में क्या करेंगे, गुड्स देंगे। किस प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में, ठीक है? ये होता है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक? और एक चीज याद रखिएगा बच्चा, कंज्यूमर और कस्टमर में ना अंतर होता है, ठीक है? क्या अंतर होता है मैम, तो बेसिकली सपोज दैट मान लेते हैं कि मैंने चॉकलेट खरीदा जाके, ठीक है, दुकान पे, ठीक? अब वो चॉकलेट मैंने खरीदा तो मैं कस्टमर हुई क्योंकि मैंने कष्ट किया, ठीक है? अब ध्यान से रखो, कस्टमर में हमारा ये होता है और कंज्यूमर में हमारा ये होता है। तो कस्टमर वो जो दुकान पे जाके खरीदने का कष्ट करता है, और कंज्यूमर वो जो खाता है, जो खुद ऐसे खा जाता है, ठीक है? ये समझ आया? ठीक है, एक पर्सन कंज्यूमर कस्टमर दोनों हो सकता है, नो डाउट, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्या यही चीजें लिखी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म प्रोवाइड मेंबर रेसिडेंटल, इसमें कहीं रेसिडेंटल आया क्या, बिल्कुल नहीं। रीजनेबल रेट्स पे, ना 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 मैम, कोऑपरेटिव तो नहीं होगा, चलिए समझ आ गया। नेक्स्ट बताइए हमें, ठीक है? तो आ जाइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चा, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, सपोज सेम हमारे पास ये कौन आ गया, यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं गुड्स है, ठीक है? ये क्या है हमारे पास, गुड्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? मैन्युफैक्चर में सपोज मान लेते हैं गुड्स यहाँ पे बन रहा है। अब ये सारे जो गुड्स हैं हमारे लार्ज इंडस्ट्रियल को, ठीक है, किसको, लार्ज इंडस्ट्रियल को 200 रुपए का इसकी प्राइस है, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं या स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कह सकते हैं, ठीक है, इनको, ठीक है? तो अब लार्ज हैं तो इनके पास जाहिर सी बात है पैसे भी ज़्यादा होगा, तो जल्दी से जल्दी ये सारे गुड्स को क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। और हमारे स्मॉल जो हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं या स्मॉल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या कर पाएंगे, वो जल्दी परचेज नहीं कर पाएंगे, ड्यू टू रीज़न कि पैसा भी उनके पास कम है, और पैसा भी कम है, और ये पहुंच भी कम पा रहे हैं, ठीक है, इसके वजह से। तो इसलिए एक प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सारे गुड्स को रिजनेबल प्राइस में खरीद के, बल्क में खरीदेंगे, एक खरीदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिजनेबल प्राइस में बल्क सहित खरीद के हम क्या करेंगे, इस स्मॉल इंडस्ट्रियल को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, अपने ही मेंबर, ठीक है, कोई बाहर का नहीं होगा, अपने ही मेंबर, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्री का कोई मेंबर मिलके प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहा है, और वो गुड्स को क्या कर रहा है, इजिली रिजनेबल प्राइस में खरीद के यूज कर रहा है, फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है?
तो यहाँ पे कुछ फर्दर प्रोडक्शन के बारे में लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब तो आपके सामने समझ में आ गया कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ही इसका आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा, ये हाउसिंग क्या होता है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो आइए, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना बच्चा, सबसे पहले मान लेते हैं ये है आपका, हमारा, सबका दोस्त, कौन? मिंटू। ठीक, मिंटू बेचारा ऐसे ही रास्ते में ऐसे 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 टहल रहा था। ठीक, अब टहलते टहलते इसको एक अच्छा सा घर दिखा। ठीक है, वैसे इतना अच्छा घर तो नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं अच्छा सा घर दिखा इसको। ठीक है, इसने कहा यार मेरा भी घर होता कितना अच्छा होता, मैं भी एक घर खरीदता, मैं भी घर बनाता। ठीक है, अब ये ख्याल आया, अब वो बेचारा उदास हो गया। क्या हो गया? उदास हो गया। इस तरीके से उदास होते होते वो फिर दूसरे रास्ते पे मूव हुआ, तो उसको ना कुछ लोग दिखे इस तरीके से। यहाँ पे कुछ लोग दिखे। ये लोग बात कर रहे थे कि भाई हम क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, हाउसिंग कोऑपरेटिव, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पैसा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो क्या करेंगे, अपना एक खुद का घर या रूम, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसने कहा कि मैं भी मेंबर बनूंगा। तो ये जाके उस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जाता है और उसमें कुछ कंट्रीब्यूट भी करेगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये लोग घर बना के देंगे, आपको एज अ कंस्ट्रक्शन में जाके कुछ हेल्प भी करना होगा। ठीक है, फर्दर, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी प्योर, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तब जाके आपको एक रूम अलॉट हो जाएगा और आपका खुद का एक घर का सपना पूरा हो जाएगा। तो सेम चीज़ें लिखी हैं कि प्रोवाइड अ मेंबर रेजिडेंटल एकोमोडेशन। ठीक है, रेजिडेंटल समझ ही गए। ठीक है, रिजनेबल रेट्स में मिलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। डन। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास मैम? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13, मोहन इज अ पार्टनर ऑफ ए बी फर्म बट हिज एसोसिएटेड अननोन टू द जनरल पब्लिक। मोहन, ठीक है, एक मोहन है, ये कौन है, मोहन है, और मोहन जो है वो जनरल पब्लिक, मतलब जो ये पब्लिक है हमारी जनता, ठीक है, इसके सामने जो है नहीं आती। पता ही नहीं है इस पब्लिक को कि कोई मोहन नाम का भी बंदा एक पार्टनर से फर्म में काम कर रहा है। तो बताओ ये कौन से पार्टनर होंगे, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, या सीक्रेट पार्टनर? अरे मैम ये तो बहुत इजी, एक्टिव तो होगा ही नहीं, स्लीपिंग सोता रहता है, इसमें सो ही नहीं रहा है। पार्टनर बाय स्टॉपल, ना 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 ना, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, सीक्रेट पार्टनर। डन। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट गिव एन इम्प्रेशन टू अदर देन ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म नोन एज पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, नॉमिनल पार्टनर, नन ऑफ दिस। आंसर नहीं देखना, अपने से ही आंसर लेने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए अब आई होप सबने क्वेश्चंस कर लिया होगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो एक बार ना मैम आप क्या करिए, हमें स्टॉपल, होल्डिंग आउट, नॉमिनल पार्टनर्स क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए। हमें पता है लेकिन फिर भी हमें क्या कर दीजिए, रिकैप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए, सपोज हमारे पास ना एक नॉमिनल पार्टनर है। कौन है, नॉमिनल पार्टनर। ठीक है मैम, वेरी गुड, नॉमिनल पार्टनर है। लेकिन अब ये नॉमिनल पार्टनर होता कौन है? तो बेटा जी, नॉमिनल मतलब नाम, ठीक है, नॉमिनल का मतलब क्या है, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है। किसके लिए, नाम के लिए पार्टनर है। ठीक है, बेनाम है कोई, ठीक है, चलो नाम के लिए कोई पार्टनर है, ठीक है, सिर्फ नाम। यहाँ पे ना ही इसका कोई कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग कुछ ऐसा टाइप का होगा। ठीक है, चलो अब नॉमिनल पार्टनर के ना बच्चा दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है, और एक है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक,
चलिए, तो मैम इस टॉपिल और होल्डिंग आउट होता क्या है, तो मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल रखती हूँ। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि मेरे कुछ बच्चे हैं, मतलब बच्चे स्टूडेंट, ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं ये। ठीक, अब इन्होंने कहा कि हमने तो पढ़ लिया, ठीक है, हमने हमने पढ़ाई कर ली अच्छे से, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बिजनेस खोलते हैं। ठीक है, बिजनेस खोलते हैं। अब इनकी नई बिजनेस है, नया सेटअप है, कोई जानने वाला नहीं है, तो बड़े से बड़े लोग इनके यहाँ मीटिंग करने के लिए या उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए, उनका हाथ साथ देने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, उनके साथ प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अब उन्हें कोई ना कोई क्या चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका नाम हो और जिसके कहने पे जो बड़ा पार्टी है वो उसके साथ क्या करना स्टार्ट कर दे, काम करना स्टार्ट कर दे। तो इनको याद आया कि अरे हमने तो पढ़ा था किससे, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके अमन सर। ठीक है, ठीक, अब अमन सर से आप लोग ने पढ़ा और कहा कि अरे हमने तो अमन सर से पढ़ा है, अमन सर का तो बहुत नाम है, वो तो बहुत रेप्यूटेड पर्सन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं। ठीक, अब अमन सर के पास गए। ठीक, अब सर ने कहा अरे तुम लोग तो मेरे ही बच्चे हो, मुझसे ही पढ़े हो, और अब बिजनेस करना चाहते हो, तुम लोगों का कोई नाम नहीं है। अब चलो तुम लोग का अब ये चेहरा देख के तरस आ गया। ठीक है, अमन सर को क्या आ गया, तरस आ गया। बोले चलो ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हारे पार्टी से कहूंगा। ठीक है, अब वो गए। अब जैसे ही पार्टी आई, अब जैसे ही अमन सर को वो देखती है, वो वैसे ही उनका बहुत नाम है। ठीक है, जैसे ही देखती है, कहते हैं "अरे अमन सर आप, अच्छा ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बिजनेस है, अच्छा"। तो सर ने भी कहा कि हाँ ये हमारा है। ठीक है, उन्होंने अपनी ओन वर्ड में कहा कि हाँ ये हमारा है, हमने यहाँ पे क्या किया, बिजनेस सेटअप किया है। ठीक है, तो अब ये जो बंदा है अब इस बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना, मीटिंग करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अमन सर तो है ही नहीं इसका हिस्सा। तो यही हमारा क्या हो जाता है, पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, जो क्या करता है, जो अपने ही हिज ओन वर्ड में इंप्रेशन से क्या बताता है कि मैं इस फर्म का क्या हूँ, पार्टनर हूँ, लेकिन वो ना ही कोई कैपिटल लेके आएगा, ना ही कोई प्रॉफिट में शेयर होगा। तो मैम ये बताइए क्या लाइबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अब इस बंदे ने अमन सर को तो देख लिया। ठीक है, अब उसको पता है, तो अब अगर ये कुछ भी फ्रॉड करते हैं इनके ये बच्चे, ठीक है, तो ये किसके पास जाएगा, ये अमन सर के पास जाएगा और क्या कहेगा कि आप क्या करिए, आप हमको पे करिए, क्योंकि वो आपके पार्टनर्स थे। ठीक है, तो हमें ये समझ आया कि पार्टनर बाय स्टॉपर जो अपने वर्ड में करता है और क्या करता है, लाइबिलिटी का हकदार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो बच्चा ये हो गया, पार्टनर बाय स्टॉपर। होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट सिंपल से आप ये समझिए कि मैं कहीं मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं अमन सर, ठीक है, अमन सर कहीं गए हैं और वहाँ पे उनके ही बच्चे मीटिंग कर रहे हैं। ठीक, उनके ही बच्चे मीटिंग कर रहे हैं और अमन सर भी वहाँ पे प्रेजेंट है, उन्होंने कह दिया कि ये हमारे पार्टनर्स हैं। ठीक, और वो ये चीज़ें सुन रहे हैं और उसे मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, और नॉमिनल पार्टनर हमने पढ़ ही लिया, समझ आया, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक, ये समझ आया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, एक मिनट, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पर्सन इज रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर एंड he does not any such impressions and despite of being aware such a fact as such a person। क्या क्वेश्चन है मैम, बहुत इजी है, हम तो एकदम तुरंत ही कर लेंगे। बिल्कुल देखिए, तो ऑप्शन ए क्या है, पार्टनर बाय स्टॉपल, बी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, डोरमेंट पार्टनर, नन ऑफ अबव। ठीक है, तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि जो पार्टनर क्या नहीं करता, नहीं मना करता अपने इंप्रेशन से या किसी भी अपने ओन वर्ड में भी मना नहीं करता, तो उसको हम क्या घोषित कर देते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक कंपनी में हमारी कितनी मेंबर होती हैं,
कितने मेंबर होते हैं। अगर मिनिमम की बात करें और मैक्सिमम की बात करें तो बच्चा जी मिनिमम तो 7 हो गए, मैक्सिमम मैम क्या ही बात करती हैं, अनलिमिटेड होता है, हमको सब पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, क्या पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम आपका 7। आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी, प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं हम पढ़ के आए हैं, मिनिमम 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्रपोज नेम ऑफ अ कंपनी इज नॉट अ कंसीडर्ड डिजायर इफ, तो क्या लिखा है, ऑप्शन ए, इट इज अ closely resemble the name of existing company, it is identical to the name of existing company, it is an emblem of a statutory body in case of any of the above। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर दो। आई होप सबने दे दिया होगा। ठीक है, चिटिंग नहीं करना इससे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है, कह रहा है कि आप बताइए जब कंपनी का नेम प्रपोज करते हैं, ठीक है, जब कंपनी का नेम डिसाइड होता है या जो भी करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर्ड नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लोजली, कोई भी जो नाम जो पहले से जो रन कर रही है कंपनी के उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्लोजली रिजेम्बर्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ के आए, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा आइडेंटिकल नेम, मतलब सेम नेम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, एम्ब्लेम ऑफ अ सैचुरेटी बॉडी, कोई सैचुरेटी बॉडी से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये भी है। तो इसमें से अगर कुछ भी होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट कंसीडर्ड होगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 19 आपके पास लिखा है कि प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन अ ल्यू, प्रोस्पेक्टस कैन बी इशूड बाय। ठीक है, अभी प्रोस्पेक्टस और जो स्टेटमेंट है जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसको कौन इशूड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए पब्लिक कंपनी, बी आइदर ए और बी, सी प्राइवेट कंपनी एंड डी नन ऑफ द अबव। चलो बच्चा जल्दी जल्दी से बताओ आंसर। मैम हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, पब्लिक कंपनी। सब बास सबको पता है पब्लिक कंपनी ही इशू करती है। ठीक है, ए और बी होगा नहीं, प्राइवेट कंपनी कर नहीं सकती, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो द ऑर्डर ऑफ द स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। आप बताओ कि जब हम फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी को, तो ऐसा कौन कौन सा ऑर्डर स्टेज याद रखते हैं। ठीक, तो प्रमोशन, commencement of business, capital subscription, promotion, incorporations, capital subscription, commencement of business, option C incorporation, promotion, capital subscription, commencement of business, and D incorporations, promotions, commencement and of capital subscriptions। तो इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए देते हैं। अगर मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो पिक। ठीक है, वैसे आप सभी को याद होगा आई नो, लेकिन जो भूल जाता है बेचारा सा बच्चा, भोला सा बच्चा, उसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म लेके आए हम, पिक। पी इज अ मीन्स व्हाट, प्रमोशंस। किस में है मैम, ये दोनों में है, इसको काट दीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चंस, दो ये हो गए ऑप्शन निगलेक्ट। ठीक, आई, आई फॉर इनकॉर्पोरेशंस, किस में है मैम, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसको भी काट दीजिए। तो मतलब पहले हम प्रमोशन करते हैं, आइडिया आता है दिमाग में, ठीक है, फिर इनकॉर्पोरेशन करते हैं, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं, एंड देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर देते हैं, और हमारा कंपनी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच आर साइन। ठीक है, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करता है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन,
after incorporation but before capital subscriptions, and option C, after incorporation but before commencement of business, and D, after commencement of business. तो आई होप कि आप सभी को पता होगा कि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेकिन हम ना एक बार रूबरू हो जाते हैं कि मैम हमें बता दीजिए कि प्रीलिमिनरी क्या होता है। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रमोशनल स्टेज। ठीक है, क्या है, प्रमोशनल, प्रमोशनल या प्रमोशन स्टेज। ठीक, फिर यहाँ पे आपके पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि सबसे पहले कि प्रमोशनल स्टेज होता है जिसमें हम प्रमोशन, जिसमें आइडिया आती है, सारी चीजें करते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास इनकॉर्पोरेशन करते हैं। ठीक है, प्रमोशन स्टेज होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज होता है, और उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन लेकिन इस दौरान अगर जो प्रमोटर होता है, कौन होता है, प्रमोटर। ठीक, प्रमोटर, अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, अभी आपकी कंपनी पूरी नहीं बनी, सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसके बीच में अगर किसी भी थर्ड पार्टी से क्या करती है, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं मैम, तो बेटा जी इसको हम बोल देते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। डन, समझ आया कि प्रमोशन स्टेज और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बीच में जो होता है, जो डिफरेंस होती है, वो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। कि अगर प्रमोटर्स अगर थर्ड पार्टी से क्या कर लेता है, बिफोर क्या, बिफोर अगर वो इनकॉर्पोरेशन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। और आपका सही जवाब जो है वो है बिफोर इन कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलो जीत गए आप 1 करोड़ रुपए। आना घर पे आज, मैं आपको चेक दे दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बाइंडिंग ऑन द कंपनी, क्या कंपनी को बाइंडिंग करती है, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, या बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर कमेंसमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चा देखो, अगर इसमें क्या होता है कि बिल्कुल यहाँ पे प्रमोटर जो है वो कांटेक्ट कर सकता है बिफोर इनकॉर्पोरेशन, मतलब अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको नहीं मिला है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास ये राइट है प्रमोटर्स के पास। लेकिन इसके दौरान ना कुछ डीमेरिट होते हैं। क्या हो गया कि जैसे कि जो कंपनी है वो बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, अगर कोई भी फ्रॉड होता है, अगर कुछ भी होता है, तो भाई प्रमोटर्स को अपने जेब से भरना पड़ेगा, वो क्लेम नहीं कर सकता कि कंपनी आप करो। ठीक है, ये सब हुआ है, तो कंपनी इसमें बाइंड नहीं होती। तो मैम हमारा आंसर तो हमें मिल गया कि क्या होगा, कि नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सुटेबल। ठीक है, ऑप्शन ए ग्रोसरी, बी क्राफ्ट, सी इंटरनेट, एंड डी चार्टर अकाउंटेंट फर्म, इज मीन्स अ सीए फर्म। ठीक, तो कह रहा है, क्या कह रहा है, आप आंसर तो दे लो पहले, बस मैं ही बता दूं सब कुछ आप लोग को। नहीं नहीं, आप लोग तो बहुत समझदार हो ना, चलो आ जाओ। लिखा है कि बताइए कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सारे ऑप्शन में से किस में सुटेबल होगा। तो मैम ग्रोसरी स्टोर तो मैम इंडिविजुअल भी कर सकता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। क्राफ्ट सेंटर भी आप जानते हो नहीं हो सकता। इंटरनेट कैफे वो भी एक इंडिविजुअल चला सकता है, बिल्कुल नहीं। यस, सीए फर्म हमने देखा है कि यस इसमें पार्टनरशिप हमारा क्या हो सकता है, हो सकता है। कभी आप किसी सीए फर्म में गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सुटेबल। इसमें से कौन सा सोल प्रोप्राइटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। तो आयरन स्टील एंड फैक्ट्री, नो मैम।
क्राफ्ट सेंटर, अगर मैम यहाँ पे अगर क्राफ्ट सेंटर पार्टनरशिप में नहीं हुआ तो मैम जाहिर सी बात है सोल प्रोप्राइटर में तो होगा ही। ठीक है, लीगल कंसल्टेंसी, नो, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर इज, योर करेक्ट आंसर, क्राफ्ट सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। ठीक, चलो जल्दी से आंसर दे लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द दया भागा सिस्टम, दया भागा सिस्टम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज प्रिवेंट। ठीक है, दया भागा आपको पता ही है, जिसमें क्या है मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर को क्या होता है, अलाउ होता है। और ये कहाँ पे प्रिवेंट है, वेस्ट बंगाल में। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलो, पार्टनरशिप इज गवर्न बाय, वेरी इजी। क्या मैम कैसा क्वेश्चन लेके आई हैं आप, इतना इजी क्वेश्चंस। चलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1935, नो नो नो, कहाँ से नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्ट 1932, तो इसका करेक्ट आंसर 1932, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस गवर्न बाय, बच्चों को कभी भी बहुत कंफ्यूजन होता है क्या एचयूएफ का भी कोई एक्ट है, तो बिल्कुल है। वो है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को गवर्न किया जाता है। चलिए, लिखा हुआ है, इफ अ हिंदू inherit property from a father, grandfather, or great grandfather, then such a property is termed as willed property, सेल्फ एक्वायर्ड, इसको बच्चा सेल्फ लिखना। ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए जल्दी से आप मुझे आंसर दे दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपका। ठीक है, क्या होगा, तो मैम पहले बता दीजिए ना कि ये सेल्फ और एंसेस्ट्रल क्या है। तो देखो बच्चा, जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास दो तरीके में डिफाइन की गई है। एक हम यहाँ पे बोल देते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक है सेल्फ एक्वायर्ड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा सेल्फ एक्वायर्ड का। यहाँ पे कहता है ना कि ये हमारे कुछ परदादा हैं। ठीक है, कौन है, हमारे परदादा हैं। इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, हमारे दादाजी की होगी। किसकी होगी, हमारे दादाजी की, ऐसा ही होता है ना। और हमारे दादा से जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पिताजी की होगी। ठीक है, और पिताजी से ये प्रॉपर्टी ही हमारी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है, और सेल्फ एक्वायर्ड यहाँ पे कहता है कि नहीं, अगर हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, सपोज मान लेते हैं हमारे पेरेंट्स की ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ हमारी रहेगी, हम अपने बच्चों को फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये हमारे पास राइट है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ एक्वायर्ड, कि आप सिर्फ अपने लिए ही एक्वायर्ड कर रहे हो, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो क्या लिखा है, हिंदू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट फादर। तो जो क्या होता है, फादर, ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर इससे क्या होता है, ट्रांसफर होते जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ हिंदू इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी अदर रिलेटिव अदर than father, grandfather और great grandfather, then this property is term had, मतलब इसमें से किसी का भी नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्थ साइड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी अदर रिलेटिव अदर देन फादर, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी आपकी, सेल्फ एक्वायर्ड होगी। ठीक है, आप खुद अपने लिए यूज कर रहे हो तो क्या होगा, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अवॉइड द कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, इज वेरी इजी क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा पार्टनर है जो कैपिटल नहीं लेके आता, अभी हमने बात किया नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल, यहाँ पर स्टॉपल एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ द दीज, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31, इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है,
तो लिमिटेड पार्टनरशिप का डिफिनेशन लिखा है, लायबिलिटी ऑफ अ ऑल पार्टनर इज लिमिटेड, मतलब यहाँ पे सारे जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये जितने भी पार्टनर हैं इन सब की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, सॉरी लिमिटेड होगी, लिमिटेड होगी। तो ऐसा तो हमने मैम कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लायबिलिटी एट लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द रेस्ट ऑफ पार्टनर मे हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, सो सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि लायबिलिटी एक पार्टनर की जो है वो अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, और लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन इज अनलिमिटेड, यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर एंड एक्सेप्ट वन इज अनलिमिटेड, और बाकी की क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, सिर्फ एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट वन पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी क्या, लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32। तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, हम अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे चलते हैं। चलिए, लिखा है विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ चार्टर ऑफ अ कंपनी, कौन से डॉक्यूमेंट को हम चार्टर ऑफ कंपनी कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, पार्टनरशिप डीड जिसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, या प्रोस्पेक्टस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है। तो अब आप बताओ, आपको तो पढ़ा है कि एओए क्या है, एमओए क्या है। तो जैसे कि आप जानते हो कि एओए एमओए क्या है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट क्या है चार्टर ऑफ कंपनी, वो होती है हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब मैम ना हमें क्या करिए, आप एमओए और एओए के बारे में बता दीजिए, ठीक है, कि एओए क्या होता है और एमओए क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमओए और एओए क्या है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और क्या है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक आउटडोर एसोसिएशन होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इन डोर एसोसिएशन होता है। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट। तो एमओए और एओए क्या है, आउटडोर का मतलब क्या हो गया मैम, आउटडोर का मतलब ये ऐसा एसोसिएशन है मेमोरेंडम जो हमारा क्या है, कंपल्सरी होता है। क्या होता है, कंपल्सरी होता है, जिसको हमें बनाना ही होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है हमारी कंपनी का, वो किस तरीके से रन करेगा, क्या पॉलिसीज हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं, हमारी एमओए में। ठीक है, और एसोसिएशन क्या होता है, ये हमारे रूल्स के लिए होता है। ठीक, ये किसके लिए होता है, रूल्स के लिए होता है। अगर कोई भी पार्टी अगर आती है कहाँ पे, कंपनी में, तो ये माना जाता है कि आपने उस कंपनी का क्या पढ़ के आया हो, एमओए पढ़ के आया हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये पहले से ही माना जाता है कि ये क्या है, अंडर स्टूड है। ठीक है, और सबसे पहले आपका ये क्या होता है, ये कौन फिल करता है, ये फील्ड जो होता है ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए होता है। ठीक है, और ये हमारी किसके लिए होती है, ये हमारी पब्लिक कंपनी के लिए होती है। ठीक है,
ये समझ में आया कि एमओए और एओए क्या है, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक ब्रीफ दिया हुआ है, ठीक है। अभी डिटेल में हम नहीं गए यहाँ पे एमओए ओए का। तो सबसे पहला क्या है कि चार्टर ऑफ अ कंपनी कौन कहलाता है, हमारा एमओए कहलाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हमारे पास कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ गए। तो फर्दर हम अपने कल के सेशन में क्या लेके आएंगे, और आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन लेके आएंगे, और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग के साथ। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया हो, ठीक है। और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो और भरोसा रखो अपने ऊपर, ठीक है। आप कर सकते हो और आप ही हो जो कर सकते हो, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को पढ़ जाओ और अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ luck and thank you so much.